नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी से। अपने तीखे तेवरों और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की बदौलत दिल्ली के तख्त तक पहुंची बीजेपी अब अपना पिछला ट्रैक छोड़ चुकी है। आज पार्टी में न तो संगठन के स्तर पर कोई तेजी है और न ही कोई कार्यक्रम। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रमुख लोगों में से एक हैं और बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के तो प्रचारक भी रहे हैं। तो आइए नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि बीजेपी इस हाल में क्यों है। भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जिन लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है, उनमें नरेंद्र मोदी भी एक हैं। वे पार्टी के महासचिव हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के समय की थी। 1975 में उन्हें गुजरात राज्य लोक संघर्ष समिति का महासचिव बनाया गया। इसके बाद राजनीति में वे लगातार आगे बढ़ते चले गए। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की हैसियत से उन्हें बीजेपी में काम करने भेजा गया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को गुजरात स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के लिए जमकर काम किया। कई लोग मानते हैं कि 1995 में गुजरात में पहली बार, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, बीजेपी की सरकार बनने के पीछे जिन लोगों की मेहनत थी, नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन पर पार्टी संगठन में अपनी मर्जी थोपने के आरोप लगे और फेमस वाघेला कांड के चीटे उन पर भी पड़े। नतीजा, नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में वे काफी दिनों तक साइडलाइन रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी जगह बनाने में उन्हें कामयाबी मिली और आज नरेंद्र मोदी की गिनती बीजेपी के प्रॉमिसिंग लीडर्स में की जाती है। मोदी जी, आप पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जो एपेक्स बॉडी है पार्टी की, जो सारी डिसीजन लेती है, उसमें भी शामिल है। पिछले 3 साल से, तकरीबन मान लिया जाए 3-3.25 साल से पार्टी सत्ता में है। इसके बावजूद भी जो बीजेपी में मजबूती आनी चाहिए थी, जो संगठन की मजबूती होनी चाहिए, तो मजबूती की बजाय पार्टी कमजोर होती चली जा रही है डिफरेंट स्टेट्स में। इसकी क्या वजह है? ये सही नहीं है आकलन। भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में दुर्बल नहीं हो रही है। अब देखिए, तमिलनाडु में हम कुछ नहीं थे, अब बहुत कुछ है। कर्नाटक में हम किसी समय तो साउथ में हम कुछ गिने ही नहीं जाते थे। ईस्ट देखिए इस बार हमारा, उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, इवन इन कलकत्ता, इवन इन आसाम, सब क्षेत्रों में हम काफी ताकतवर होकर के उभरे हैं। होता क्या है, जब विपक्ष में थे हम, तब हमारी पार्टी की मूवमेंट रास्ते पर रहती थी, जन आंदोलनों में रहती थी, खबरों में उस रूप में छपते थे, उस रूप में आकलन होता था। अब ज्यादातर हम सत्ता में हैं, तो अब रास्ते पर नहीं होते हैं, हम जनता के कामों में लगे रहते हैं। एसी रूम तो होते हैं, लाल बत्ती की कारों में होते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि पार्टी के 50 लोग होंगे उस जगह पे, तो पार्टी में तो लाखों लोग हैं, सबको तो लाल लाइट नहीं है, लेकिन सबका काम बढ़ गया है, अलग प्रकार का काम हो गया है और इसके कारण ये लगता नहीं है। दूसरा, पिछले 2-3 साल से एक प्रकार से संघर्ष की राजनीति समाप्त हो गई है। नहीं, लेकिन हमें तो आपकी बात से लगता है कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि हम सब तरह मजबूत हो रहे हैं। हो सकता है आप तमिलनाडु में थोड़ा मजबूत हो रहे होंगे या कर्नाटक में मजबूत हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें होना बाकी है, और होना है। नहीं, लेकिन जहां और आगे बढ़ना है। लेकिन जहां आप ऑलरेडी मजबूत थे वहां तो कमजोर हो रहे हैं। यूपी में आप कमजोर हो गए, आप राजस्थान में कमजोर हो गए, दिल्ली में आप ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में आप कमजोर हैं। जो गढ़ थे आपके, वहां सब जगह कमजोर होते जा रहे हैं। एक बात समझिए, चुनावी नतीजों से पार्टी की ताकत का आकलन नहीं होता है। 84 में बैरोमीटर तो वही, और क्या बैरोमीटर होना चाहिए? 84 में हम 2 पर आ गए थे। सारे देश के मीडिया ने लिख लिया था, कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, राजीव जी बता रहे थे, अब हिंदुस्तान में से बीजेपी खत्म हो गई। हम 2 से धमाक करके 89 पहुंच गए थे। मंदिर मूवमेंट, सवाल मंदिर मूवमेंट नहीं है। पार्टी की अपनी एक ताकत होती है, पार्टियां खत्म नहीं होती है।
पार्टियां वैसी वैसी रहती हैं, पार्टी विस्तार भी करती है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हम असेंबली हार गए, तुरंत बाद लोकसभा जीत गए, बड़े डंके के साथ आए और अच्छी मेजोरिटी में जीत गए। लेकिन फिर राजस्थान में पंचायत चुनाव हार गए। 70% पंचायत कांग्रेस के नहीं, पंचायत हारे नहीं है, हम जहां थे वहां से बहुत आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, अभी मध्य प्रदेश में हुए चुनाव, हम पिछले 50 साल में मध्य प्रदेश में जिस पोजीशन में नहीं थे, नगर पालिका, कॉर्पोरेशन, पंचायत में, इस बार हम वहां पर पहुंच गए। और आपको तो सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। दो चीजें हैं, आप कहें हम खत्म हो गए हैं या टूट रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं क्या जितना विकास विस्तार हो रहा है आप संतुष्ट हैं, मैं कहूंगा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, हमें और बहुत कुछ करना है। अच्छा, यूपी बिहार के बारे में क्या ख्याल है? बिहार में हम बहुत बड़े हैं, यूपी में हम लोकसभा में हमको लोकसभा के मुकाबले तो नीचे आ गए ना बिहार में। लेकिन नहीं, बिहार में लोकसभा से आप मत जोड़िए, बिहार में लोकसभा मतलब वो आप लोकसभा से जोड़ लीजिए, जहां ना मतलब वहां मत जोड़िए। नहीं, दोनों चीजों मैं कहता हूं ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा में हार गए थे, वही मैं कह रहा हूं, लोकसभा हम जीत गए। बिहार का जहां तक सवाल है, हम सीटें जितनी लड़ रहे थे उसकी तुलना में हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। लेकिन एक चीज बताइए, एक बात लगातार अनुभव की जा रही है, लोगों के दिमाग में भी है कि बीजेपी की कीमत पर जो एलाइज हैं वो फल फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जिसके मैं उदाहरण आपको देता हूं, जैसे आज हरियाणा में क्या है, आज आप चौटाला की मर्सी पे हैं, चौटाला की दया पे हैं, चौटाला की कृपा पे हैं। उड़ीसा में क्या हुआ, आज आप बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की दया पे हैं, नवीन पटनायक की कृपा पे हैं। इसी तरह से हर जगह एलाइज बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कीमत पे एलाइज फल फूल रहे हैं, आप जो है कमजोर होते चले जा रहे हैं। मैं इसका एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते दूसरे रूप में एनालिसिस करता हूं। अब देखिए, हम हरियाणा में कभी नंबर 1 नहीं थे, हरियाणा में हम हमेशा जूनियर पार्टनर रहे, हमेशा, और जूनियर भी क्या माइनर पार्टनर है, तो नेग्लिजेबल पार्टनर माइनर है, पहले से माइनर है, पहले से माइनर है। आपका आपका अपना वोट बैंक नहीं है वहां हरियाणा में? है, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं, जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो स्टेट में बीजेपी की लीडरशिप और अन्यों की लीडरशिप की तुलना में हम काफी नए हैं, कम परिचित हैं, तो उसका लाभ जो बड़ा परिचित चेहरा है या पुराना सत्ता में रहा हुआ चेहरा है, उसको उसका फायदा मिलता है, और ये फायदा मिलने वाला है। और ये बात सही है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें किसी ने कुछ न कुछ छोड़ना होता है। आज हम उस जगह पर है कि हमें थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ रहा है, और ये हम मानते हैं कि हमको छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है आज तो। अच्छा, एक चीज आपने नहीं महसूस की कि पार्टी जिस तरह से आंदोलन करती थी, संघर्ष करती थी, वो सब जो है ठप हो गया है? बिल्कुल एसी रूम्स में बैठना, सचिवालय के चक्कर लगाना, ये कार्यकर्ता की नीयत बन गई है। ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा, ये कहना ठीक नहीं तो आज भी केरल में मेरी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, आज भी जम्मू कश्मीर में मेरी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। नहीं, हम जैसे एक दो उदाहरण आपको देते हैं, जैसे गुजरात में आरएसएस वाला मामला था, जिस इफेक्टिव तरीके से पार्टी को खड़े होकर अपोजिशन के आरोपों को काउंटर करना चाहिए था, नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल वाला विधेयक, रिलीजियस प्लेसेस वाला, इतना बढ़िया विधेयक आ नहीं सकता, लेकिन पार्टी उसको उस मुद्दे पर लड़ नहीं पाई। तो देखा गया है कि लड़ाई वड़ाई छोड़ के अब सुस्ताने लगे हैं कार्यकर्ता, सुस्ताने लगे हैं नेता, मिडिल रैंक लीडरशिप। मुझे लगता है हम जब निर्णय के पोजीशन में होते हैं, निर्णय हमारे हाथ में होता है करना, तब हमने रास्ते पर लड़ाई नहीं लड़नी होती है। हमारी ताकत, हमारा दम हमारे पॉलिटिकल विल पावर में होता है। हमारा पॉलिटिकल विल पावर हमारे डिसीजन से जुड़ा हुआ होता है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। कोई सुषमा स्वराज को इस कुर्सी पर बिठा रहा है, तो किसी का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी अब ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो आइए नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि अंदर की बात क्या है, और साथ साथ यह भी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अभी क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे लगता कि जो जिस तरह से जून करीब आता जा रहा है और कुछ अबाउट ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा,
अब वो भी उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरे उनका स्वभाव दूसरे किस्म का है, उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इसलिए पूरा संगठन जो है थोड़ा सा ड्रैग कर रहा, लचर ढंग से चल रहा, इसलिए इफेक्टिवली सामने नहीं आ पा रहा लोगों के। कुशाभाऊ के व्यक्तित्व का एनालिसिस उचित नहीं है। कुशाभाऊ जी इस पद पर तो 2 साल पहले आए हैं। कुशाभाऊ जी ने अपनी जिंदगी पिछले 50 साल से विगरसली इसी काम के लिए खपा दी है। उन्होंने कभी अब थक गए हैं, अब आगे क्या कर लेना पाना है, इस भूमिका से काम किया होता तो पिछले 50 साल क्यों करते। तो अगर इतने ही कुशाभाऊ ठाकरे काम किए हैं तो उनको क्या एक और कार्यकाल दे रहे हैं 2 साल का? उन्होंने स्वयं ने घोषणा की है कि वो किसी और को दायित्व देना चाहते हैं। किसको? और इसको बार बार वो कह रहे हैं। किसको देना चाहते हैं दायित्व? मुझे लगता है कि कुशाभाऊ स्वयं निर्णय नहीं करेंगे। पार्टी के प्रमुख लोग एक कोर टीम बैठ करके चर्चा करके उचित समय पर इस विषय को खोलेगी और क्लिंच कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो क्लिंच करने का प्रोसेस है, इस रेस में कौन कौन लोग हैं? व्यक्तियों की चर्चा करने के बजाय उसके अनेक पहलू हो सकते हैं। जैसे जनरेशन बात को मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब मिल जाएगा। अगर पार्टी में ये सोच बनती है कि जनरेशनल चेंज लाना है तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि जेंडर चेंज करना है तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का सोचना है तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि नहीं भाई नॉर्थ साउथ का सोचना है तो कुछ नामों की चर्चा होगी। तो देयर आर सो मेनी एरियाज और स्ट्रेटेजी के रूप में तय होगा, क्योंकि पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जो इस दायित्व को जो भी मिलेगा संभाल सकते हैं। इशारों से आपने अगर मैं एनालाइज करूं तो 4 नाम दे दिए, है ना? एक आपने दे दिया वेंकैया नायडू का, दूसरा नाम आपने दे दिया सुषमा स्वराज का, तीसरा नाम आपने अपना दे दिया और चौथा नाम जो है वो लगता है जनक कृष्णमूर्ति का। पहली बात है मैंने अपना नाम तो दिया ही नहीं है। पहली बात नहीं, साफ है। पिछड़ा अगड़ा कौन दूसरा पिछड़ा है? हमारे यहाँ उमा जी हैं पिछड़े में है। उमा जी बेचारी कहाँ रेस में, जिसने मंत्री पद छोड़ दिया वो पार्टी अध्यक्ष बनना चाहती। उनका एक व्यक्तित्व है। अगर हम जेंडर का पदाधिकारी भी नहीं है, सुषमा जी भी है। वो तो पदाधिकारी भी नहीं है। तो पदाधिकारी हो या ना हो, क्या पार्टी टीम में तो रही है। उमा जी भी जेंडर वाले में आ जाती है। इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। इन 4 में कौन आगे? अच्छा, अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनमें से भी कोई इस्तीफा देकर के ओम प्रकाश जी की तरह संगठन की व्यवस्था में आ सकते हैं। इसलिए प्रकाश जी ने तो इस्तीफा दिया नहीं है। इसलिए नहीं, वो तो मंत्री भी है, अध्यक्ष भी है। उचित समय पे दे देंगे, उचित समय पे दे देंगे। उचित समय क्या है? लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तियों की चर्चा अभी हमारे यहाँ हुई नहीं है और समय पकने पर होते देर नहीं लगी। नहीं, इन रेस में कौन आगे? रेस है नहीं ना। रेस होता तो मुझे भी दिखता कि हाँ भाई ये रेस में है, ये रेस में, ये रेस में है। मोदी जी, कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है आरएसएस वर्सेस बीजेपी या आरएसएस वर्सेस जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं। जैसे सुदर्शन जी के बनने के बाद खासतौर से अखबारों में काफी हंगामा हुआ, जो एक बयान उन्होंने नागपुर में दिया। तो आपको लगता है कि टकराव आगे और बढ़ेगा, सुदर्शन जी वर्सेस अटल जी, गवर्नमेंट वर्सेस आरएसएस? हम पिछले कम से कम 25 साल से तो लगातार ऐसी खबरें पढ़ते आ रहे हैं। कभी जनसंघ और आरएसएस की झगड़ा बताया जाता था, कभी अटल जी और आरएसएस का झगड़ा बताया जाता था, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और नाना जी का झगड़ा बताया जाता। दुनिया भर की खबरें हम पढ़ते रहते थे। अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो इन खबरों का समर्थन दे। 25-25 साल हो गए, अब आगे भी देने का सामर्थ्य मैं तो देखता नहीं हूं। आप प्रचारक संघ के रहे, आज बीजेपी में बहुत बड़े ओहदे पे हैं। कहते हैं कि जो संघ से निकले लोग हैं, जो संघ में बैठे लोग हैं, उनको कहीं न कहीं एक बात की कशिश है कि इतने साल की तपस्या के बाद हम सत्ता में आए, तो हमारे जो विचार थे, हमारी जो योजनाएं थी, हमारी जो नीतियां थी, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी का ही बयान है कि एनडीए की मर्यादाएं मैं जानता हूं, एनडीए में बीजेपी की मर्यादाएं मैं जानता हूं, और ऐसी स्थिति में वो बेचारे क्या वो सब कुछ करें। वो बेचारे क्या करें? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब वो हमारे लिए अच्छा बोले तो वो आपको बेचारा लगे, और जब उनके किसी बयान को किसी और रंग में छप दिया जाए
तो आपको बीजेपी बेचारा लगे। लेकिन उन्होंने कही क्या? उन्होंने यही तो कहा कि इंडिया की मजबूरियां हम समझते हैं, हम क्या करें। ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड बताया, लोकतंत्र है, उनको अपने विचार बताने का पूरा अधिकार है। एक कशिश तो है ना मन में। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है, संतोष का भाव भी व्यक्त किया है, और गिवन सिचुएशन में आदमी जो रिजल्ट लाता है उसी का तो तुलना होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी तो संघ के लोगों से, मिलता जुलते लोगों से रहने वाला हूं, मुझे कभी ऐसा भाव नजर नहीं आया। आपको तो बीजेपी में प्रो पीएम देखा जाता ना। हम किसके प्रो हैं मालूम नहीं, लेकिन हम पर अटल जी के भी आशीर्वाद हैं, अडवाणी जी के भी आशीर्वाद हैं, कुशवाहा जी के आशीर्वाद हैं, पूरी पार्टी के आशीर्वाद है, और कार्यकर्ताओं का प्रेम है। सुदर्शन जी का? सुदर्शन जी, मैं तो शंका ही रहा हूं, तो सुदर्शन जी को तो बिना प्यार और आशीर्वाद नहीं दिया ना आपने। आपने, मैंने बीजेपी की चर्चा की, बाकी वहां तो हम संस्कारी वहीं से पाए हमने। सुदर्शन जी ने हमको उंगली पकड़ के चलाया है, तो हमारे जीवन का तो सौभाग्य है। अच्छा, पहले कहते हैं केशुभाई पटेल साहब की बड़ी छंती थी, बड़ी दोस्ती थी, पिता पुत्र का रिश्ता था, लेकिन इधर कहते हैं कुछ बिगड़ा हुआ है मामला, और राज्यसभा के चुनाव में भी जब आपका नाम आया कि उनको लाना चाहिए, तो कहते हैं उन्होंने अंदर अंदर जो है काफी अपोज किया। जिस दिन मेरे नाम की चर्चा होगी, मुझे नहीं लगता है 1 मिनट लगेगा, मैं उस दुनिया का व्यक्ति ही नहीं। सडनली आपका एक तो कद बहुत बड़ा है, अचानक दिल्ली में इधर पिछले 2-3 साल में संगठन के स्तर पर, और प्रधानमंत्री के भी आप काफी क्लोज हो गए हैं। दूसरे ये है कि लोगों को कम पता है, लेकिन असलियत ये है कि आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से। तो पार्टी के अंदर कल्याण सिंह, आप और उमा भारती, यही 3 लोग थे, जिसमें कल्याण सिंह अलग हो गए, उमा भारती भी आजकल कुछ जो है बेचारी आइसोलेटेड चल रही हैं, तो सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग से आप ही नजर आते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं ये सब फैक्टर ध्यान में रख के थोड़ा केशुभाई पटेल खासे हो गए हो? ये आपकी जानकारी एकदम सही है, मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं सत्ता की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं संगठन के कामों में लगा हुआ हूं। सहयोगी हो या विरोधी, ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ ही करते हैं, खासकर उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का लोहा तो सभी मानते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों की क्या राय है। संगठन का काम करना, ये उनका जो मूलतम कार्य है वो है। कई प्रांतों में पार्टी का काम करते रहे हैं, और जिन लोगों के साथ काम करते रहे हैं उनको भी लगता है कि वो टफ टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिनरियन हैं, नए नए आइडियाज उनको सूझते हैं। अगर वो चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को किसी प्रांत में, तो उसमें भी वो क्रिएटिव हैं। संगठन को और मजबूत कैसे बनाना, पार्टी का नेटवर्क और कैसे, या उसका बेस कैसे और भी ब्रॉड बनाना, वो उसमें अच्छी तरह से उनकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा करते ही हैं, इसलिए तो यहां भी काफी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज उनको दी जाती है, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। राजनीतिक के रूप में मैं ये मान सकता हूं कि उनकी और हमारी विचारधारा में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, पर वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक है, और उनके बारे में जो आम धारणा है वो ये है कि संगठन के में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। आरएसएस के प्रचारक आमतौर पर काफी सादगी से रहते हैं, नरेंद्र मोदी भी इसके अपवाद नहीं है, लेकिन पहनने ओढ़ने के मामले में उनकी आदत दूसरे प्रचारकों से अलग है। वे सलीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, और इन सब को छुपाने में भी कोई यकीन नहीं रखते हैं। तो आइए अब एक नजर नरेंद्र मोदी की लाइफ स्टाइल पर। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे कई मामलों में संघ के दूसरे प्रचारकों से अलग दिखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल में तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में अपने एक सांसद मित्र के घर के एक कमरे में उनकी रिहाइश है। अपना सारा काम भी वे खुद ही करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सलीके से रहना पसंद है, और वे ऐसा करते भी हैं। अच्छा पहनना और चुस्त दुरुस्त दिखना नरेंद्र मोदी की खास पहचान है। फिर उन्हें घुड़सवारी का शौक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वे ट्रैकिंग करते हैं और हिंदी गुजराती में कविताएं भी लिखते हैं। अच्छा, मोदी जी कहा जाता है कि अब बड़ा कंप्यूटर सेवी हैं,
आपको कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, अपनी वेबसाइट बनाना, इन सबका बड़ा शौक है। और बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं। उस तरह की आपके शौक हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना, सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूं नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर का? कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 3,000 फीट तक हो आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूँ। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिपटॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूं ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूं। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं, क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मेरे शरीर पे कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है।